Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Mantra. Now today we'll be starting with periodic classification of elements. As you all know, symmetry and organization are the basic principles of nature. For example, living beings can be classified on the basis of their properties. ठीक है, और हम अगर अपने डेली लाइफ की भी बात करें तो आप देखिए उसमें भी क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किचन का सारा सामान किचन में रखा जाता है, बेडरूम की सारी चीजें बेडरूम में रखी जाती हैं, ड्राइंग रूम का एक अपना अलग सेटअप होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे अब आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। क्यों जरूरी है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। सी, to make the studies more easier and in a systematic manner, it is very essential to classify elements. अब जब हम elements को classify कर देते हैं तो जो उनकी स्टडीज है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज को समझने में भी कहीं ना कहीं आसानी होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स के, जो कि उस समय पुराने टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन थे, पहले उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज ली गई और क्या बेसिस था साइंटिस्ट का उनको क्लासिफाई करने का। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे किए गए, क्या क्या लिमिटेशंस थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले अटेम्प्ट की, जो किया गया डॉबेरिनर द्वारा। ठीक है, J.W. डॉबेरिनर एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको क्या किया गया, उनको अरेंज किया गया 3 के ग्रुप्स में। ठीक है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया और उनमें उनको अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब जब एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया तो वहां पे क्या देखा गया कि पहला एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ रहा था। कहीं ना कहीं रफली मीन भी हम बोल सकते हैं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं था बट कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी थी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1817 में पहला अटेम्प्ट किया गया J.W. डॉबेरिनर। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द ट्रायड्स। सबसे पहले हम लेंगे लिथियम को, sodium and potassium. Now these are called as alkali metals. Okay, lithium, sodium and potassium. lithium के केस में जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो जाएगा हमारा 6.9 U. potassium it is 39.0 U. Now let us see that whether it matches the atomic mass of sodium or not. Average atomic mass we'll be finding that will be 6.9 plus 39 upon 2. Okay, so this will be 22.95 U. Okay, and as you all know the atomic mass of sodium is 23 U. Okay, so 23 and 22.95 U. यही चीज डॉबेरिनर ने बताई थी कि अगर हम पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो जो मिडिल एलिमेंट है उसका रफली कैलकुलेशन एटॉमिक मास का हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कैल्शियम ले लिया, स्ट्रोंटियम ले लिया और बेरियम ले लिया हमने। ठीक है, अब कैल्शियम के केस में आपको पता है 40.1 U. Barium it is 137.3 U. Okay, 137.3 U and calcium is 40.1 U. Now we need to find out for strontium. Average atomic mass if we'll calculate, this will be 40.1 plus
137.3 upon 2. Okay. Okay. Calcium, strontium and barium, they are called as alkaline earth metals. ठीक है. 40.1 प्लस 137.3 U का अगर हम एवरेज मीन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 88.7 यूनिट. ठीक है. और स्ट्रॉन्टियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 87.6 U. ठीक है. तो ये देखिए यहां पे अगर हम देखें दोनों को तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आती है. यहां पे जो हमारा एटॉमिक मास आया है स्ट्रॉन्टियम का दैट इज 87.6 और एवरेज एटॉमिक मास जो हमने निकाला वो आया है 88.7. अब डॉबेरेनर के जो ट्राइड्स का क्लासिफिकेशन था इसकी बेसिक लिमिटेशन क्या है. ठीक है. कहां पे आके ये चीज स्टॉप हो जाती है. अगर हम ट्राइड्स की बात करें तो ट्राइड्स मतलब लॉन्ग टर्म में हम कंसिडर नहीं कर. अब बात करते हैं चलिए लिमिटेशंस की कि डॉबेरेनर ट्राइड्स के क्या लिमिटेशंस थे. ठीक है. जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सारे एलिमेंट्स को हम ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज करके और मिडिल एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास अगर देखें तो वो इक्विवेलेंट कई केसेस में नहीं आ रहा था. यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का. ठीक है. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है आपका 14, आर्सेनिक का आपका एटॉमिक मास है 74.9. यहां पे अगर एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा 14 और 74.9 तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास हमारा आएगा ये आएगा 44.45 U. यहाँ पे जो डॉबेरेनर का ऑब्जर्वेशन था वो फेल हो जाता है जबकि ये एलिमेंट्स भी उस टाइम पे नोन थे. नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक के केस में अगर हम इनको प्लेस करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो ये डॉबेरेनर लॉ के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं. नाइट्रोजन और आर्सेनिक अगर हम देखें इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास हमने निकाला. इसके ये एटॉमिक मास और फास्फोरस के एटॉमिक मास में डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे डॉबेरेनर ट्राइड्स जो है वो फेल हो जाता है. फिर इसके बाद में न्यूलैंड्स के का लॉ है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. देन वी हैव मेंडलीव पीरियोडिक टेबल and then later on we have the modern periodic table. In the next lecture we are going to cover Newland's law of octaves and Mendeleev's periodic table. Thanks a lot for watching.